तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का था एवरी विलन के एपिसोड 4 में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पार्क की-हो जुंगू का एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है और जुंगू बहुत ही पेन में होता है। जुंगू अपने मन में सोचता है कि अब मुझे याद आया, मैं उस सियू मुनली को क्यों मारना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि वो बहुत ही पेन में होता है और उसकी सारी नर्व्स बाहर निकली हुई होती हैं। तभी पार्क की-हो बोलता है कि आखिर इसके अंदर कितना एनर्जी है, आखिर ये है कौन। तभी वो पूरी तरह चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर मेरी एनर्जी को क्या हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जुंगू उसकी एनर्जी को रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है। तभी उसका डैड दूर से चिल्लाते हुए बोलता है कि पार्क की-हो रुक जाओ और उससे दूर हो जाओ। तभी जुंगू कहता है कि अब ये बहुत देर हो चुकी है और वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है। हम देखते हैं कि उसने पार्क की-हो को पूरा एब्सॉर्ब कर लिया होता है और उसका डैड ये सब देख के पूरी तरह शॉक में होता है। जुंगू बोलता है कि मैं इतनी बार इनकारनेट हो चुका हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब तक एक ही एब्जॉर्प्शन की टेक्निक नहीं सिखाऊंगा। मैं बस इसे इसलिए यूज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उस बास्टर्ड के लेवल तक गिरना नहीं चाहता। चलो अब दफा हो जाओ। हम देखते हैं कि जो पार्क की-हो का डैड पूरी तरह गुस्सा होता है और उस पर रश कर देता है और वो बोलता है कि तुम कमीने मेरे बेटे को वापस लाओ। जुंगू कहता है कि अब क्या फायदा जब वो मर चुका है, और जुंगू उस पर अटैक कर देता है जिससे पार्क की-हो का डैड पूरी तरह घायल हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके सारे कपड़े फट चुके होते हैं और वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम ब्लैक टाइगर सेक्ट को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। हम देखते हैं कि जुंगू बिना कुछ बोले उसके चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर देता है और वो बोलता है कि आखिर ये सब बकवास क्यों, अगर तुमने कोई गलती की है तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि वो एकदम पूरी स्टाइलिश पोज में पीछे मुड़ा होता है और उसके पीछे पार्क की-हो का डैड ब्लड से घिरा होता है। तभी जुंगू बोलता है क्या सब खत्म हो गया, और वो बोलता है कि अरे यार, मैं तो ये इससे पूछना भूल ही गया कि इसने एक ही एब्जॉर्प्शन टेक्निक कहाँ से सीखी है, जो कि सु मुनली की टेक्निक है। लेकिन चलो अभी ये खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि वो उसी रिफ्ट कोर के पास देख रहा होता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्या रिफ्ट कोर। और वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार इसके पास वो एनर्जी कहाँ से आ रही थी। ये रिफ्ट कोर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी सारी टेक्निक्स को अप्लाई कर रहा था मुझ पे। आखिर मिस्टर किम ने मुझसे ये बड़ी जानकारी क्यों छिपा के रखी, उन्हें ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे बताना चाहिए था। और ये मुझे लगता है कि सारे लीडर्स ऐसे ही रिफ्ट कोर को अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसको कुछ सेंस होता है और कहीं पे जंप कर देता है। हम देखते हैं कि वो एक बंदा होता है जिसके पीछे जोंगू उसका पीछा कर रहा होता है और उस पे एक अटैक कर देता है, और वो बंदा उस जोंगू पे एक अटैक कर देता है जिसे जिसे जोंगू डॉज करते हुए बोलता है कि मैं इस स्वॉर्ड की स्टाइल को जानता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जोंगू उसके पास जाकर उसके साइड में अपना स्वॉर्ड रख देता है और वो बोलता है कि मेरे पास अब इतना समय नहीं है, अब बिना कुछ मजाक किए अपने बिजनेस के बारे में बताओ। वो बोलता है कि नहीं रुक जाओ, तुम शायद मुझे जानते हो। जोंगू बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम ब्लैक टाइगर क्लैन से हो, क्योंकि तुमने ये बैंग स्टाइल टेक्निक का यूज किया है। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं थर्ड यंग मास्टर हूँ हैबू पैंक फैमिली का, मैं यहाँ पे ब्लैक टाइगर क्लैन के द्वारा इनवाइट किया गया था। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे मारते हो तो तुम्हारा पीछा हैबू पैंक की पूरी फैमिली करेगी। तभी जोंगू एक क्रीपी से स्माइल के साथ बोलता है, क्या सच में। जोंगू बोलता है कि तुम सुनो गंदे नाली के कीड़े, अगर हैबू पैंक फैमिली ने मेरे खिलाफ एक कदम भी उठाया तो उसी समय उसकी फैमिली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये तुम पूरी अच्छी तरह से समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो बंदा बोलता है कि आगे कौन सी बकवास कर रहे हो तुम। तभी जोंगू बोलता है कि अब मैं सोच ही रहा था कि मैं हैवुक पैंग फैमिली को कैसे हैंडल करो, और बोलता है कि जोंगू सोचता है कि अब ये सारा मामला हैवुक पैंग फैमिली के ऊपर जाएगा, और वो बोलता है कि यहाँ पे जो हुआ हैवुक पैंग फैमिली और ब्लैक टाइगर क्लैन के बीच में हुआ। अभी वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता था, मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं हम दोनों के परिवार में एक समझौता करा सकूं और शांति कायम करवा सकूं। तभी जोंगू उसको डराते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में जीना चाहते हो, मैं तुम्हारी ये मुंह से सुनना चाहता हूँ। तभी वो पूरी तरह डर जाता है और बोलता है कि मैं जीना चाहता हूँ। तभी जोंगू अपने हाथ में से एक कील को उसके मुंह में डाल देता है और बोलता है कि इसे खा जा और मैं जैसा कहूँ वैसा करो अगर तुम जीना चाहते हो तो। वो बंदा बोलता है कि आखिर तुमने मुझे क्या खिला दिया। जोंगू बोलता है कि रिलैक्स हो जा, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अब मेरे पपेट बन चुके हो। तभी जोंगू कांग टैशान का नाम चिल्लाता है और बोलता है कि इस बच्चे को डिसिप्लिन सिखाओ और इसे अपने ब्लैक मेंबर में शामिल कर लो। तभी हम देखते हैं कांग टैशान उसके गले के नीचे मारकर उसे बेहोश कर देता है और जोंगू से बोलता है कि ठीक है, बस हम आपके ऑर्डर का पालन करेंगे। और जोंगू ब्लैक स्क्वाड से बोलता है कि इन सारी बॉडीज पर हैबुक पेंग के ट्रेसेस छोड़ दो और इसको करते समय कोई भी मिस्टेक मत करना, समझे। हम उसी रिफ्ट कोर को देखते हैं जो कि पार की हो के डैड के पास पड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस रिफ्ट कोर को कोई उठा लेता है और ये शु मुनली होता है। हम देखते हैं कि शु मुनली उस रिफ्ट कोर को अपने बॉडी में इंसर्ट करने लगता है। हम देखते हैं कि वहां से बहुत ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है जो कि एक ब्लैक एनर्जी टाइप का होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है और बोलता है कि फाइनली मैं इम्बॉडीमेंट ऑफ द ब्लड स्पिरिट को कंप्लीट कर लिया। तभी सिंह जोंगू के घर की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उसके घर में उसके मॉम डैड सो रहे होते हैं और जोंगू छुपकर एंट्री करता है और बोलता है कि अपने पेरेंट्स से छुपकर अपने रूम में एंट्री करना उन ब्लैक टाइगर सेट वालों से लड़ने से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी हम
हम देखते हैं कि उसे कोई पीछे से बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और ये तुम्हारे कपड़े इतने गंदे हो क्यों हैं। हम देखते हैं कि वो सू होती है, तभी जोंगू चौंक जाता है और उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम अभी तक जगी हुई हो, तुम्हें तो अभी तक सो जाना चाहिए। सू बड़े प्यार से बोलती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी बड़े भाई, जिससे जोंगू पिघल जाता है और बोलता है कि ये कितनी स्वीट है, लेकिन हम कल बात करेंगे क्योंकि आज बहुत ही लेट हो गया है। तभी सू गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो और तुम इतनी रात तक कहाँ थे, आखिर क्या चल रहा है। जिसे सुनकर जोंगू उसे देखने लगता है। हम देखते हैं कि उस जोंगू उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी बारे में चिंता करते हो या फिर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। जिससे सू बोलती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस टाइप की पर्सन हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे बारे में चिंता करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जोंगू अपने हाथों में पैसे लेके उसको दिखाने लगता है, जिससे सू गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम भूल गए थे कि मैं ऑलमोस्ट किडनैप हो गई थी। हम देखते हैं कि जोंगू अपने हाथों में पैसों के अमाउंट को डबल कर देता है। तभी सू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खरीद सकते हो, अगर तुम मुझे नहीं खरीद सकते तो मैं जाके मॉम से बता दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो पैसों को बढ़ा के 500,000 वॉन कर देता है, जिसे देख के सू की पसीने आने लगती है और बोलती है क्या 500,000 वॉन, और बोलता है जोंगू की इन पैसों को देखो, आखिर तुम इससे कितने कॉन्सर्ट टिकट्स खरीद सकती हो। हम देखते हैं कि जोंगू के हाथों से वो पैसे गायब हो जाते हैं। सू ने वो पैसे ले लिए होते हैं और बोलती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती, ये पैसों के लिए नहीं था। हम देखते हैं जोंगू बोलता है कि मैं अपनी छोटी बहन से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता, तुम्हारा थैंक्स। सू बोलती है कि वेलकम। हम देखते हैं कि जोंगू सू से बोलता है कि क्या तुम श्योर हो अपने सेफ्टी को लेके, अगर तुमको थोड़ी सी भी चिंता हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड प्रोवाइड कर दूंगा। वो चौंकते हुए बोलती है कि क्या बॉडीगार्ड्स अब, और वो अपने फ्लैशबैक में देखने लगती है कि वो सब बॉडीगार्ड कैसे फाइट कर रहे थे उन सारे किडनैपर से, और वो बोलती है घबराते हुए कि नहीं, मैं खुद को अपने से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तुमने जो मुझे टेक्निक सिखाई थी मैं हमेशा उसको प्रैक्टिस करती हूँ, क्या तुम उसे देखना चाहते हो। हम देखते हैं कि वो टेक्निक यूज कर देती है उसपे जोंगू पे, जिससे जोंगू उसको डॉज कर लेता है और उसके हाथों से उसके पैसे ले लेता है। हम देखते हैं कि सू उस पे दोबारा अटैक करने लगती है, जिससे जोंगू चौंक जाता है और बोलता है क्या डिलेड अटैक। हम देखते हैं कि सू उससे स्माइल करते हुए बोलती है कि आखिर तुम इसके बारे में क्या लगता है। हम देखते हैं कि जोंगू अपने माइंड में बोलता है कि ये ऑलरेडी अपने 4th स्टेज पे चली गई है, अब मुझे लगता है कि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। तभी वो उसको सारे पैसे देते हुए बोलता है कि अब लेकिन तुम अभी भी प्रैक्टिस में लैग कर रही हो, जिससे वो गुस्सा होकर बोलती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, और वो डोर बंद करके चली जाती है। तभी जोंगू बोलता है कि अरे यार, उन लोगों से ज्यादा डील करने से हार्ड अपनी बहन से डील करना है। हम देखते हैं वो बिस्तर पे सो जाता है। वो बोलता है कि कल बहुत ही गड़बड़ होने वाली है जब सबको पता चलेगा कि ब्लैक टाइगर गेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसके माइंड में किसी की रोने की आवाज आती है और वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जानशा। तभी हम देखते हैं कि वो अपने बेड पे उठकर बैठ जाता है और वो अपना सर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि अब बस भी करो, मैं तुम्हारा नाम दोबारा याद नहीं करना चाहता। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम योंगी है। हम देखते हैं कि जोंगू के पास लाइफ की सीन, जहाँ एक लड़की अपने हाथ में मीट लेकर उसके सामने खड़ी होती है। वो जोंगू से पूछती है क्या तुम एक बाइट लेना चाहोगे। जोंगू पूछता है क्या ये पॉइजन है। तभी वो लड़की उस मीट के टुकड़े को खाते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ही मजाकिया लड़के हो, लगता है कि तुम लंबी लाइफ जीना चाहते हो। तभी जोंगू बोलता है कि हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ उन्हें हजारों लोगों के मारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि उनमें से केवल 3 ही जीवित न बच जाएं। और क्या तुमको लगता है कि मैं तुम पे भरोसा करूंगा। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी बात में तो पॉइंट है। तभी वो बोलती है कि जानसा, क्या तुम मेरे सबॉर्डिनेट बनना चाहोगे। तभी जोंगू बोलता है कि क्या, आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है। तभी वो लड़की बोलती है कि एक दिन मैं मोरिम की क्वीन बनूंगी और मैं इस पूरी मोरिम को यूनाइट करूंगी, और इसके लिए मुझे अपना एक राइट हैंड मैन चाहिए। अगर तुम मेरा राइट हैंड नहीं बनना चाहते तो तुम मेरे हस्बैंड भी बन सकते हो। वो अपने मन में बोलता है क्या, एक क्वीन, और वो भी मोरिम कॉन्करर करेगी, क्या तुम पागल हो गई हो। और वो बोलता है सॉरी, लेकिन मोरिम कॉन्करर करने का क्वेस्ट तुमसे पहले मेरा था, जब तक कि तुम पैदा भी नहीं हुई थी। तुम्हारा सपना केवल सपना ही रह जाएगा। तभी योंगी उससे गुस्से में बोलती है कि अब इतना भी नक्शे मत बनो, ये मेरा बस एक गोल है। अभी हमें सुमोली को दिखाया जाता है, जो कि जोंगू से बोलता है कि हे जोंगू, क्या तुम अपने घुटने पे नहीं आना चाहते, अगर नहीं तो बताओ, मैं इसे मार डालूं, ये तुम्हारी चॉइस है। और हम देखते हैं कि वो सुमोली यांगी को अपने उसके गले से पकड़ के रखा होता है और उसके ठीक सामने जोंगू खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि यांगी उससे रोते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना जानसा। और ये जानसा जोंगू का ही नाम होता है पास्ट लाइफ का, आपको बता दिया कि कोई कंफ्यूजन। तभी हमें जोंगू को दिखाया जाता है जो अपने सर पे हाथ रख के बैठा होता है और वो बोलता है कि मैं इन्हीं बुरे सपनों की वजह से सो नहीं पाता। और वो अपने मन में सोचता है कि आर्कियो की एब्जॉर्बिंग स्किल इसी बास्टर्ड से आई हुई है, मैं इस बात को हल्के में नहीं ले सकता। इस सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक टाइगर गेट को दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं और वहाँ पे एक गोल्डन हेयर कलर का बंदा खड़ा होता है। तो अभी उसके पीछे पार्क संगू आते हैं और वो बोलते हैं उससे कि हमने हर वो सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया जो कि ब्लैक टाइगर सेट को डिस्ट्रॉय करने के काबिल थे, देर सवेर हम इसके बारे में पता लगा लेंगे कि इसके पीछे आखिर कौन है। अभी वो गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है कि ये सब उसी ने किया है। हम देखते हैं कि पार्क संगू को इस बारे में कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलते हैं कि क्या। अभी वो गोल्डन हेयर वाला बोलता है कि उसी ने सभी ब्लैक टाइगर सेट को डिस्ट्रॉय किया है खुद से, और वो बोलता है कि हमने एक डीमन को खुला छोड़ रखा है, और इसके लुक से बताओ किसको किसको लगता है कि ये सिंजोंग है। अभी हमें किसी फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोंगू के ब्लैक फॉरबिडन ग्रुप के मेंबर्स किसी चीज को सर्च कर रहे होते हैं। अभी उनका बॉस बोलता है कि सभी ध्यान से सुनो, ये बॉस का ऑर्डर है, सभी जगह को अच्छे से तलाश करो, वो
कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। अभी हम कांग टैशान को देखते हैं जो कि एक बंदे का गला पकड़ा होता है और बोलता है कि अरे यार मैं इसको एजुकेट करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, आखिर हमें यहाँ पे कितना समय लगने वाला है। अभी यांग जो उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या क्या तुम बॉस के ऑर्डर के अगेंस्ट जाने वाले हो। अभी कांग टैशान उससे घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बस ओवरलॉर्ड के कारण कुछ भी बोले जा रहा हूँ। यांग उससे बोलता है कि सोच समझ के बोलो, अगर ये बॉस सुन लेते तो तुम्हारा अभी अंत हो जाता। वो बोलता है कि हाँ, यांग बोलता है कि हमें इस पूरे टाइगर फॉरेस्ट में ढूंढना होगा एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को, तभी उन सबको कुछ फील होता है। और वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या था। हम देखते हैं एक सिटी का सीन जहाँ एक नोटिस बताया जाता है कि एक लेवल 3 का गेट वो ओपन हो चुका है, सभी सिटीजन इवैक्यूएट कर जाए किसी सेफ जगह पे। हम देखते हैं सारे सिटीजन भाग रहे होते हैं। अभी कांग टैशन बोलता है यांग से कि एक थर्ड क्लास के ओपन हो चुका है, हमें अभी ब्लैक स्क्वाड को इवैक्यूएट करना होगा। अभी यांग उससे बोलता है क्या इवैक्यूएट, क्या तुम बॉस के ऑर्डर्स को भूल चुके हो। अभी यांग सबसे बोलता है कि हमें फॉरेस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द। और वो बोलता है कि अगर ये थर्ड क्लास के मॉन्स्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुए तो हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा और इसका रिपोर्ट करना होगा बॉस को। अभी दूसरा बोलता है कि चलो ये सही है, हम साथ में चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि यांग अपनी टीम मेंबर से बोलते हैं कि हमारे अपोनेंट थर्ड क्लास के मॉन्स्टर्स हैं, कोई अकेले उन पर अटैक नहीं करने जाएगा, पहले हम लोग उनके बारे में कुछ पता करेंगे, उसके बाद हम पीछे हट जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि एक जगह बहुत फायर लगी हुई होती है और सारे पेड़ जल रहे होते हैं। अभी कांग टैशन बोलते हैं कि वहां देखो। हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि पूरे फायर से बना होता है और उसके बीच में एक कोर टाइप का होता है। हम देखते हैं कि कांग टैशन और यांग किसी पत्थर के पीछे से उसे देख रहे होते हैं। तभी यांग बोलता है कि डैम, हम वहां नहीं जा सकते। कांग टैशन बोलता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को कभी नहीं देखा। अभी वो मॉन्स्टर दोनों को देख लेता है, इससे यांग चौंक जाता है और कहता है कि लगता है कि हम पकड़े गए, हमें भागना होगा। हम देखते हैं कि दोनों डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं और उस मॉन्स्टर ने उस क्लिफ की ओर अपना अटैक कर दिया होता है। अभी यांग अपने माइंड में सोच रहा होता है कि आखिर हम किस सिचुएशन में फंस गए, अगर ये हमें अटैक लगा होता तो अभी तक हम जलकर पूरे खाक हो चुके होते हैं। अभी हम देखते हैं कि यांग के चारों तरफ फायर ही फायर होता है और वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। अभी हम देखते हैं कि कांग टैशन यांग को आवाज लगा रहा होता है और यांग अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। वो बोलता है कि मैं ऐसे मरना नहीं चाहता और वो बोलता है कि मैंने अब तक जो भी बुरे काम किया उसका अभी तक प्रायश्चित नहीं किया है, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और वो अपनी आंख बंद कर लेता है और वो जब अपनी आंख खोलता है तो वो पूरी तरह ठीक होता है और वो सोचता है क्या क्या मैं ठीक हूँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। अभी कांग टैशन उसको बोलता है कि वॉइस लीडर उधर की तरफ देखें। हम देखते हैं कि सुंग ली उसी मॉन्स्टर को उसके गले से पकड़ा होता है और वो उससे बोलता है कि तुम स्ट्रांग हो, है ना। अभी वो मॉन्स्टर उस पर चिल्लाता है और वो बहुत तेज तेज आवाजें निकालना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि सुंग ली उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। यांग भी बोलता है कि आगे क्या चल रहा है यहाँ पर। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का सीन जो कि पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुका होता है और वो पूरा डिसअपियर होना चालू हो जाता है और वो दोनों चौंकते हुए बोलते हैं क्या क्या एक थर्ड क्लास का मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारा गया। हम देखते हैं कि सुंग ली उन दोनों की तरफ देखता है जिससे वो घबरा कर बोलते हैं कि डैम, हमें यहाँ से भागना होगा। अभी वो भागना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सुंग ली उन दोनों के आगे आ जाता है और बोलता है कि लगता है कि तुम लोगों ने इमोर्टल बॉडी को मास्टर किया है। वो लोग बोलते हैं कि आखिर आखिर इसको कैसे पता चला। अभी सुंग ली स्माइल करते हुए बोलता है तो अच्छा वो इनकारनेट हो चुका है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि ब्लैक टाइगर गेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका और पार्क यंग शियन मर चुके हैं और हमें बताया जाता है कि एक ग्रेट गेट एक मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं जहां वो टाइगर गेट के बारे में डिस्कस करेंगे और हमें बताया जाता है कि 7 रिप्रेजेंटेटिव जो कि 7 गेट के लीडर्स हैं वो तियान मुमुन के गेट के सामने खड़े हैं और वहां पर फॉरेन जर्नलिस्ट पूरी तरह रश मचा के रखे हुए हैं और वो पूछते हैं कि आखिर किस प्रकार की मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। हमें तियान मुमुन गेट को दिखाया जाता है। तभी हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि हमें बता रही होती है कि यहाँ चुनमुन गेट के लीडर आ चुके हैं। तभी वो लीडर बोलते हैं कि लगता है कि यहाँ पर आए बहुत ही समय हो चुका है और हमें इनका नाम बताया जाता है जो कि क्वांग योंग होता है और ये वाच चुनमुन गेट के लीडर होते हैं। और तभी वो जर्नलिस्ट बताती है कि यहाँ पर गोमशुन मून के लीडर बिग जोंग भी आ चुके हैं। तभी कोई बोलता है कि क्या ये एक स्टूडियो कैमरा है, क्या हम लोग टीवी पे आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ली होग्यू को जो कि ग्युंगांग गेट के लीडर होते हैं और उनके ठीक पीछे जोंगू भी खड़ा होता है और वो जोंगू से बोलते हैं। तभी ली जोंगू से बोलते हैं कि ये जोंगू बाय द वे आज तुम थोड़ा रेकलेस बिहेव मत करना। अभी जोंगू उनसे बोलता है क्यों, आपको लगता है कोई मुझे मारेगा। ली जोंगू से बोलते हैं आखिर कैसा मजाक कर रहे हो जोंगू, तुम ही तो जो कि खुद से ब्लैक टाइगर सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने गया था। मैं सही बोला ना, मुझे पहले लगा कि तुम्हें उन 7 गेट से कोई दुश्मनी है और मुझे इस बात का डर है कि तुम उन 7 गेट के हिपोक्रेट्स को मार डालोगे। जोंगू बोलता है कि मैं इस समय अभी अच्छी मूड में नहीं हूँ, मैंने अपने ब्लैक स्क्वाड से कांटेक्ट लॉस्ट कर दिया है, अभी तक वो वापस कांटेक्ट मुझसे नहीं किए जो कि लास्ट नाइट स्काउट करने के लिए फॉरेस्ट में गए थे। ली बोलते हैं कि क्या। जोंगू बोलता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि उन सबके साथ क्या हुआ और मुझे पहले ये मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा और मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊंगा। और जोंगू बोलता है कि ली बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें जो सही लगे वो करो, हालांकि तुम मीटिंग को अटेंड करने वाले हो तो मीटिंग पे पूरी तरह कंसंट्रेट करना, भले ही तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानते हो फिर भी तुमको तियानमुन गेट के लीडर से सावधान रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे कोई आ जाता है और बोलता है कि आखिर मेरे फादर से क्यों केयरफुल रहना चाहिए। हम देखते हैं कि वो युनजुंग होती है जो कि जोंगू की क्लासमेट होती है। अभी जोंगू यून से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। अभी उसके पीछे उसका डैड आ जाता है और
बोलता है कि क्या तुम मेरे डॉटर को जानते हो, और हमें बताया जाता है कि ये स्काई सेक्ट का हेड है जो जिसका नाम चाय मिन श्योल है, और इसका नाम हम चाय चाय बोलेंगे क्योंकि ये बोलने में बहुत ईजी है। तभी यून अपने फादर से बोलती है कि फादर ये मेरा क्लासमेट है। तभी चाय जुंगू से पूछता है कि क्या तुम ली हो ग्यू के सन हो। तभी उसकी डॉटर बताती है कि नहीं, ये एडमेंटाइन सेक्ट का सन नहीं है, लेकिन इसका नाम हा जुंगू है जो कि एडमेंटाइन सेक्ट के डिफेंस को संभालता है। तभी हम देखते हैं कि ली उसके पास आके बोलता है कि वाह, ऐसा लगता है कि तुम ही वो स्काई सेक्ट की मैजिक जीनियस हो। और वो उससे बेशर्मों की तरह बोलता है कि आखिर मेरे बेटे से शादी करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अभी वो भोला है लेकिन वो लड़ने में बहुत ही अच्छा है। तभी चाय ली से बोलता है कि अच्छा देखो तो यहाँ कौन है, ये तो सेक्ट के लीडर है जो कि अभी तक पूरी तरह नहीं बदले। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में बोल रहा हूँ जो कि सब कुछ पाने के चक्कर में रहता है। तभी ली उससे बोलते हैं कि एक आदमी को ये कहने का साहस होना चाहिए कि वह क्या चाहता है, ऐसे लोगों की तरह नहीं जो कि पीठ पीछे वार करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सेक्ट के हेड मिस्टर चाहे? तभी मिस्टर चाहे ली से बोलते हैं कि क्या इस दुनिया में आज भी ऐसा कोई मार्शल आर्टिस्ट है जिसके पीठ पीछे स्टेप किया जाता है? हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से आंखों से लड़ रहे होते हैं। तभी ली उससे हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप अभी भी ब्लफिंग कर रहे हैं मिस्टर चाहे। अभी हम उस जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए उन दोनों से पूछती है कि क्या आप दोनों सेक्ट के लीडर को मालूम है कि ब्लैक टाइगर सेक्ट को खत्म करने की शक्ति किसके पास हो सकती है? हम देखते हैं कि उन दोनों के गार्ड उस जर्नलिस्ट को रोक रहे होते हैं और वो उन दोनों से पूछती है कि आज आप लोग किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तभी मिस्टर चार्ली से बोलते हैं कि पहले हमें अंदर चलना चाहिए। तभी ली बोलते हैं कि आपने सही कहा, मुझे इन मधुमक्खियों से बहुत ही नफरत है। मिस्टर चार्ली को डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं। यून जुनू से पूछती है क्या तुम सरप्राइज हो कि मैं यहाँ पे हूँ? जोंग बोलती है कि जोंग बोलता है कि थोड़ा मोड़ा मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी सेक्ट से रिलेशन रखती हो क्योंकि तुम मैजिक का यूज करती हो। यून उससे बोलती है कि ये मेरे मैजिक मैनिफेस्टेशन के प्रॉपर्टीज के कारण है। वो बोलती है कि मेरे पिता को उम्मीद थी कि मैं स्काई सेक्ट के फैमिली आर्ट को मास्टर कर सकूंगी, लेकिन मैं उसे नहीं कर पाई। और वो हंसते हुए जोंगो से बोलती है कि खैर फिर भी मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। हमें पार्क सुनो को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर खड़े होकर उन्हीं जर्नलिस्ट की तरफ देख रहे होते हैं और वो गोल्डन हेयर वाले आदमी के बारे में सोच रहे होते हैं कि उसने बोला था कि एक आदमी ने पूरे टाइगर सेक्ट को अकेले ही डिफीट कर दिया। मैं इसको गोल्डन हेयर वाला आदमी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बताया नहीं गया कि यही सिंजोंग है। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ब्लैक टाइगर सेक्ट 8 ग्रेट सेक्ट में से एक है जिसका काफी ऊंचा स्थान है, और ब्लैक टाइगर सेक्ट के हेड पार्क योंगचुन मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, लेकिन आखिर वो एक इंसान से कैसे हार सकते हैं। हम देखते हैं कि वो जर्नलिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें उसके आने से पहले इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होगा। दूसरा बोल रहा होता है कि हमें इसके बाद 10 मिलियन व्यू कमाने को मिलेंगे यूट्यूब पर। और पार्क सुंगो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इसके अलावा एक थर्ड क्लास के केव का प्रकट होना, यह एक ऐसा मामला था जिसके कारण शहर के हर एक सिटीजन को वहां से निकलना पड़ा। लेकिन अचानक थर्ड क्लास की केव तुरंत ही गायब हो गई। हालांकि रेगुलेशन सेंटर ने कहा कि यह एक गलत अलार्म था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि थर्ड क्लास के केव का गायब होना और ब्लैक टाइगर सेक्ट का डिस्ट्रॉय होने का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और मुझे लगता है यहाँ कोई ना कोई इविल बीइंग जरूर से जरूर अपीयर हुआ है जिसने ब्लैक टाइगर सेक्ट को पूरी तरह एक्सटर्मिनेट कर दिया। और वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं उससे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता? और हम देखते हैं कि वो उसी गोल्डन हेयर वाले बंदे को याद कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि वो मुझे नहीं बताएगा अगर मैं उससे पूछता भी हूँ तो। वो बोलते हैं कि लेकिन ये ठीक है, मैं इसे खुद से इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये 7 गेट सेक्ट के डिस्कशन को पूरी तरह ऑब्जर्व करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि 7 सेक्ट के लीडर्स एक रूम में बैठे होते हैं। तभी सभी लीडर में से एक लीडर बोलता है कि आखिर आपको क्या लगता है कि आप एक ही चीज के बारे में कितनी देर तक बात करेंगे? आखिर आप किस बारे में वेट कर रहे हैं? जो जब एविडेंस सामने है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तभी उन सारे लीडर में से एक लीडर बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप इन सारी बातों को बड़े ही लाइटली ले रहे हैं फाउंटेन सेक्ट के लीडर। तभी वो फाउंटेन फायर सेक्ट का लीडर उनसे बोलता है कि आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो? तभी दूसरा आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नहीं जानते। तभी वो फायर फाउंटेन सेक्ट का लीडर दूसरे लीडर से बोलता है कि तब तो आपको अपने मूव्स उठाने चाहिए क्योंकि आपने देखा है खुद से कि ह्यूबुक बैंग मार्शल आर्ट के बहुत सारे निशान उन डेड बॉडी पे हैं। आप जानते हैं कि आखिर में विलन कौन है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी वो लीडर उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ह्यूबुक बैंग फैमिली हमारी ओपोनेंट है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट उनको बैकिंग प्रोवाइड कर रही है। हम कोई भी गलत कदम उठाकर उनसे फाइट नहीं ले सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इकोनॉमिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, और हम इस बात को इग्नोर करके ह्यूबुक बैंग फैमिली पर अटैक भी करते हैं तो पूरी कोरिया खतरे में आ सकता है। तभी मिस्टर चाय सभी को शांत कराते हुए बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट
करने नहीं आया है, क्या मैंने सही कहा? तभी वो लीडर बोलता है कि मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, मुझे माफ करिएगा। ली उसे देख के अपना मुंह बना रहा होता है। तभी मिस्टर चाय सभी से बोलते हैं कि अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये सब कुछ बहुत ही सस्पिशियस लगता है, क्योंकि उनपे जो भी प्रूफ थे वो सभी बहुत ही क्लियर हैं। अभी वो फायर फाउंटेन सेक्ट का लीडर बोलता है कि आपको कहने का क्या मतलब है कि किसी ने हमारे और चाइनीज एक्शन ग्रुप के बीच किसी मनमुटाव का सिचुएशन क्रिएट किया है क्या? मिस्टर चाय बोलते हैं कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि वो ब्लैक पेंग फैमिली इतने कम समय में ब्लैक टाइगर सेक्ट को खत्म कर सकता है। वो बोलते हैं कि बिना किसी जांच किए बिना किसी बात पर आना ये बहुत ही कठिन है। तभी मिस्टर चाय ली को टारगेट करते हुए बोलते हैं कि मिस्टर एडमेंटाइन सेक्ट के लीडर, आपको भी अपना ओपिनियन देना चाहिए, आप बस ऐसे चुप ना बैठे रहे। तभी फाउंटेन फायर सेक्ट के लीडर बोलते हैं कि मिस्टर चाय ने सही कहा, क्योंकि ब्लैक टाइगर गेट के डिस्ट्रॉय होने से जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो एडमेंटाइन गेट है, क्योंकि उनके ज्यादातर इंटरेस्ट एडमेंटाइन सेक्ट को पहुंच जाएंगे। तभी मिस्टर ली उनसे चिढ़ते हुए बोलते हैं कि क्या आपको इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि जो स्ट्रांग होते हैं वो हमेशा जीते हैं और जो वीक होते हैं वो हमेशा मर जाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। और ये बात सुनकर मिस्टर चाय उनको घूरने लगते हैं और फायर फाउंटेन सेक्ट के लीडर बोलते हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैंने इस डम्बेस से कुछ पूछा। तभी मिस्टर ली मिस्टर चाय से बोलते हैं कि आपका ऐसे घूरना मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। मिस्टर चाय उनसे बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तभी मिस्टर ली अपनी सीट से उठते हुए बोलते हैं खैर ऐसा लगता है कि ये मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, तो मेरे यहाँ इस मीटिंग में रुकने का कोई बात नहीं बनता। मुझे लगता है कि अब मुझे इस मीटिंग को छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि मीटिंग अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तभी मिस्टर चाय सर से बोलते हैं कि हाँ अब हमें इस मीटिंग को खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमें आज जो मीटिंग पे डिस्कशन करना था उसे हम लोग लगभग पूरा ही कर चुके हैं और इसके बाद आप अपने वापस शेड्यूल पर जा सकते हैं। तभी हम जोंगू और यून को एक साथ देखते हैं जो कि कहीं पर खड़े होते हैं साथ में। तभी यून जोंगू से बोलती है कि लगता है कि मीटिंग खत्म होने में भी अभी बहुत ही समय है। जोंगू बोलता है कि हाँ। यून जोंगू से बोलती है कि क्या तुम मेरा कुछ देर के लिए यहाँ पे वेट करोगे, क्योंकि मैं आज सुबह में ही एक केक बनाई हूँ। जोंगू बोलता है क्या केक? यून उससे पूछती है क्या तुम्हें केक पसंद नहीं है? जोंगू बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पसंद है। तभी वो बोलती है कि क्या सच में तुमको पसंद है? मैं अभी रुको, मैं अभी लेके आती हूँ, मेरा यहीं पे इंतजार करो। तभी जोंग बोलता है कि मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता कि ये स्काई सेट की डॉटर है, मेरा दिमाग पूरी तरह घूम चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था। हालांकि अब ये कोई मैटर नहीं करता कि अब मीटिंग खत्म हो या ना हो, लेकिन उनको कोई सस्पेक्ट नहीं मिलेगा हैबू पेंग के अलावा। हालांकि लगता है कि ब्लैक फॉरबिडन ग्रुप किसी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ऐसा कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जो कि उन्हें मार सके, क्योंकि मैंने उन्हें एनर्जी के फायर पिट में फेंक दिया था। तभी हम देखते हैं कि उसका फोन बजने लगता है और वो किम होते हैं। वो बोलता है कि बताइए किम आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। वो कुछ उसको बोलते हैं जिससे वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या आपने उन सबको ढूंढ लिया? हम देखते हैं उसी जंगल का सीन जहाँ बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ होता है। किम जुनू से बोलते हैं कि कल ब्लैक फॉरबिडन ट्रूप्स यहीं पर फायर्स के खिलाफ बहुत ही फियर्स बैटल कर रही थी। जुनू बोलता है कि यहाँ पर कोई फियर्स बैटल नहीं हुआ है, उनका कत्लेआम किया गया है। किम बोलते हैं कि क्या कत्लेआम? आखिर कौन है जो कि ब्लैक फॉरबिडन ट्रूप्स को ऐसे ही मार सकता है? हम देखते हैं कि जोंगू कहीं पे दौड़ते हुए जाता है, जिसे किम चिल्ला के बोलते हैं कि हे जोंगू तुम कहाँ जा रहे हो? हम देखते हैं कि जोंगू के सामने ब्लैक फॉरबिडन ट्रूप्स के बंदे जमीन पे पड़े होते हैं, जिनकी पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली गई होती है। तभी मिस्टर किंग वहां आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वो अपने सामने देखते हैं और पूरी तरह चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरा ब्लैक फॉरबिडन ग्रुप मॉमिफाइड होके डेड हो गया है। तभी जोंगू जोर से चिल्लाकर बोलता है कब्लैक फॉरबिडन ट्रूप्स, आखिर तुम लोग कब तक मरने का नाटक करते रहोगे? जल्दी से उठ जाओ, आखिर तुम इतना पीटने के बाद ऐसे कैसे रह सकते हो? जल्दी से उठ जाओ। हम देखते हैं कि वो सभी अपना आंख खोलकर वहीं पे खड़े हो जाते हैं और वो पूरी तरह जॉम्बीज की तरह लगते हैं। वो बोलते हैं कि यस लीडर, आप बोलिए आपका ऑर्डर क्या है? जिसे देखकर मिस्टर किम की पूरी तरह फट जाती है और वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ सब क्या चल रहा है? क्या ये कुछ देर पहले मर नहीं चुके थे? जोंगू हंसते हुए बोलता है क्योंकि मैंने इन सबको एनर्जी के पीठ में फेंक दिया था, इसके कारण ये अब कोई लॉन्गर एग्जिस्टेंस नहीं बच गए, पर इन सबको ऐसे ही नहीं मारा जा सकता। हमें एडमेंटाइन सेट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कंग टैशान ड्राइंग बनाकर जोंगू को दिखा रहा होता है और बोलता है कि मैंने ये ड्राइंग फिनिश कर दी है। कल्पिट कुछ ऐसा दिखता है। तभी यांग भी बोलता है कि मैंने इसके जैसे स्ट्रॉन्ग के बारे में ना तो सुना है ना कि कभी देखा है। तभी जोंगू शॉक होते हुए उस पोर्ट्रेट को देखता है जिसे कंग टैशान ने ड्रॉ किया होता है। वो बोलता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे ये पता ही था कि तुम्हारी ड्राइंग इतनी घटिया है। कांग टैशान तुम ये क्या बकवास बना रहे हो? आखिर इसे ड्राइंग भी कहा जाएगा? चलो एक पेन लेके आओ। तभी कांग टैशान उसको पेन देता है। हम देखते हैं कि जोंगू उस पेपर पे ड्राइंग बनाने लगता है और वो शोमुनिल का परफेक्ट ड्राइंग बनाकर उन सबको दिखाता है और बोलता है क्या वो ऐसा ही दिख रहा था? तभी कांग टैशान बोलता है कि वाओ अमेजिंग, आपने तो एकदम हूबहू उसके जैसा ही फोटो बनाया है। जोंगू बोलता है कि जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, इन सब के पीछे वही जर्क शोमुनिल है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं कि वाओ
वाओ ये कितना कूल है, बॉस का ड्राइंग सच में बहुत ही अच्छा है। जोंग बोलता है कि लेकिन मैं श्योर हूँ कि उस समय हम देखते हैं कि उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि शोमोनिल द्वारा मारी गई होती है। हम देखते हैं कि जोंग उस गुस्से में शोमोनिल पे अटैक करता है और बोलता है कि तुम शोमोनिल, तुम बास्टर्ड कहीं के। हम देखते हैं कि वो उस पे बहुत सारे स्लैसेस लगाता है और वो बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि वो मर चुका था उस समय। और ऐसा लगता है कि इन सबको ऐसी हालत में लाने के लिए उसने द ब्लड गॉड्स बॉडी टेक्निक का यूज किया है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि शिवमोनिल उसने ब्लड गॉड्स बॉडी को पूरी तरह कंप्लीट कर चुका है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब ये कोई मैटर नहीं करता। उसका ब्लैक फॉरबिडन ट्रुप के एनकाउंटर के बाद उसने यह पता कर लिया होगा कि इन्हें एनर्जी पीट में फेंका गया होगा, लेकिन वो इन सब की एग्जिस्टेंस को इरेज नहीं कर पाया। और वो इससे पता लगा लिया होगा कि मैं इस एरा में रिइंकार्नेट हो चुका हूँ, लेकिन आखिर वो खुद को इतना होल्ड बैक क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसी फॉरेस्ट का सीन जहाँ शोमोनिल कुछ लोगों से भाग रहा होता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि उसे पकड़ लो, हमें अपने टारगेट को उसके भागने से पहले पकड़ना पड़ेगा। हम देखते हैं कि सारे लोग उस पे अपना अपना अटैक कर रहे होते हैं, कोई गोश्त कटर का यूज कर रहा होता है, कोई फायरबॉल का, और कोई अपने तलवार से स्लैसेस लगा रहा होता है। हम देखते हैं कि शोमोनिल उन सबकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम छोटे कीड़े हो, और उसकी एक मेंबर और उन सबके एक मेंबर्स की एनर्जी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। सही बोलते हैं कि उसके नजदीक मत जाओ, सर्कल में घेरा बनाकर उसको उस पे अटैक करो। वो बोलता है कि ये सब कितने एनोइंग है। तभी वो अपने हाथ से उन सबके एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू करता है, जिससे वो पूरी तरह दर्द में चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं। वो बोलता है हंसते हुए कि तुम सभी गधे हो, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अटैक को अवॉइड कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा उसके पास आकर उस पर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि आखिर तुमने मेरे सबॉर्डिनेट्स को ऐसे मार कैसे डाला, मैंने उन्हें बहुत ही अपने खून पसीने लगाकर ट्रेन किया था। तभी शुमुनी उससे बोलता है लगता है कि तुम उन सबसे अलग हो, शायद तुम उन सबके लीडर हो गए। वो बोलता है कि हाँ, मैं यूनिक एलायंस के यूनिट 12 का टीम लीडर हूँ, जो जिसका नाम पार्क हांगडॉन है। आखिर तुम कौन हो। शुमुनिल बोलता है कि मेरा नाम शुमुनिल है। हांगडोंग बोलता है कि शुमुनिल, मैंने आज तक कभी इस नाम के बंदे के बारे में नहीं सुना। फिर तुम कहाँ से हो, क्या तुम 7 सेक्ट में से एक हो, या तुम 7 सेक्ट से हो, या फिर तुम किसी गवर्नमेंट से हो, या फिर किसी गिल्ड के मेंबर हो। शुमुनिल हंसते हुए बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये 7 ग्रेट गवर्नमेंट, ये सब क्या बातें तुम बड़बड़ाए जा रहे हो। अभी वो हांगडोंग उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम एरोगेंट बास्टर्ड, और उस पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है और बोलता है कि ये ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह से उगलवा के ही रहूंगा। शुमुनिल उससे बोलता है कि मैं बेट करता हूँ कि तुम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाओगे। हांगडोंग बोलता है कि तुम्हें पता चल ही जाएगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से पकड़ूंगा। हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि शुमुनिल उसके फेस को पकड़ लेता है और बोलता है लगता है तुमने ध्यान से नहीं सुना कि मैंने क्या बोला, और वो उसके फेस को पकड़ कर बोलता है कि डिसमेंटल। हम देखते हैं उसकी बॉडी पूरी तरह बिखरना चालू हो जाती है और वो हंसते हुए बोलता है ये बहुत ही मजेदार था। अभी वो चौंक जाता है और उसके पीछे हम हांगडोंग को देखते हैं। हांगडोंग बोलता है क्या मजेदार। वो बोलता है कि डिसमेंटल और यूनियन मेरा एक प्रॉपर्टी है, अब तुम अपने बारे में बताओ कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। अभी शुमुनिल उससे बोलता है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरा नाम शुमुनिल है। हांगडोंग बोलता है कि अब मुझसे मजाक करना बंद करो और बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। शुमुनिल उससे बोलता है कि चलो इतना भी जल्दीबाजी मत करो, आखिर तुम इसके बारे में सुनोगे ही फ्यूचर में जाकर कि एक महान शुमुनिल नाम का बंदा था जिसने पूरे मुरीम पर कॉन्करर कर लिया। हांगडोंग बोलता है क्या मुरीम को कॉन्करर करना, क्या तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम सच में पागल इंसान हो। शुमुनिल बोलता है अब ये कोई मैटर नहीं करता कि मुरीम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, मैं बस मुरीम को दोबारा रिबिल्ड करूंगा और उसे कॉन्करर करूंगा। हांगडोंग बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अभी हम देखते हैं वो चौंक जाता है और उसकी पूरी तरह बॉडी एब्जॉर्ब होने लगती है। हम देखते हैं कि शोमुनिल उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है और हांगडोंग वहीं पर मर जाता है। तभी शोमुनिल किसी की तरफ देख के बोलता है कि आखिर ये कैसा था, क्या तुम मेरे से एग्री हो या नहीं। हम देखते हैं कि वही गोल्डन हेयर वाला बंदा उसकी तरफ आ रहा होता है जिसका नाम जिन कान बेक होता है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी जगह के स्काई का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ बहुत सारा थंडरिंग हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक स्केलेटन हवा में फ्लोट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक ड्रैगन उस पे रोर कर रहा होता है और ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि वो स्केलेटन आके उस पे अटैक करने लगता है जिससे और वो ड्रैगन उस पे चिल्लाने लगता है और उस ड्रैगन को उसके अटैक से बहुत दर्द हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जोंगू का आँख खुल जाता है और ये उसका सपना होता है। तभी जोंगू बालकनी से बाहर आता है और अपने बालकनी से जंप लगाकर डायरेक्ट नीचे कूद जाता है और दौड़ते हुए कहीं पे आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रेटर बना होता है जो कि किसी के फाइट की वजह से हुआ होता है और उसको देखकर जोंगू बहुत ही घबरा जाता है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि एडमेंटाइन सेक्ट और ब्लैक टाइगर सेक्ट दोनों एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है, जिसके कारण उन दोनों की सीमाएं एक दूसरे को काटी हैं, जिसके कारण उन दोनों में हमेशा विवाद रहता है। लेकिन अब ये कहना उचित होगा कि ब्लैक टाइगर ने जिन डिस्ट्रिक्ट पर अपना अधिकार जमाया था वो पहले कॉन्फ्लिक्ट जोन में आती थी, क्योंकि ब्लैक टाइगर सेक्ट अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है तो उनके अंडर में आने वाले सारे रीजन्स अब पूरे एडमेंटाइन सेक्ट को बिलोंग करेंगे। तभी सीन एडमेंटाइन सेक्ट की तरफ शिफ्ट होता
है और हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग एक रूम में बैठे होते हैं जिसमें ली, किम और 2 ओल्ड पर्सन्स होते हैं। वो बोलते हैं कि मर्चेंट एसोसिएशन के मैनसोक डोंग ने आपसे प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया है। दूसरी वाली बोलती है कि वेप्योंग डोंग ने भी आपसे प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया है। ली बोलते हैं अगर क्या हो हम इन सबको प्रोटेक्ट करने से रिफ्यूज कर दे तो। अभी वो बूढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हेड ऑफ सेक्ट। अभी दूसरी वाली बोलती है कि अब जो ब्लैक टाइगर का रीजन था वो अब एडमेंटाइन सेक्ट से बिलोंग करता है। अगर हम इसी रेट से ग्रो करते जाए तो हम कोरिया के सबसे ग्रेटेस्ट सेक्ट में से एक हो जाएंगे। अभी किम उन दोनों पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ। किम ली से बोलता है कि मास्टर इन दोनों बूढ़े घुसटों को चुप करा लो। अभी वो दोनों बोलते हैं कि क्या बूढ़े घुसट? जनरल किम आखिर आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अभी ली किम से बोलते हैं कि जनरल किम आखिर आपके साथ क्या हुआ है? क्या आप पागल हो चुके हो? और वो धीरे आवाज में बोलता है कि इन सबके साथ रूड बिहेव मत करो। अभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप रहिए। ये ऐसा हुआ क्योंकि मास्टर दूसरे कामों में बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। अभी ली किम पर गुस्सा होते बोलता है कि जनरल किम आप अपने शब्दों को संभाल कर बोलिए, मेरी पेशेंस का भी कोई लिमिट है। अभी किम गुस्से में बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो आप मुझे फायर कर दें। मैं बोलता हूँ आप मुझे अभी फायर कर दें। आपको क्या लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? अभी सभी चौक को उसे उसकी ओर देखते हैं। जनरल मिस्टर ली उससे बोलते हैं कि जनरल किम आखिर आपके साथ क्या हुआ है? क्या आपने कुछ खराब चीज खा ली थी क्या? तभी जनरल किम अपना स्पेक्स को ठीक करते हुए बोलते हैं ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं कि जैसा कि ब्लैक टाइगर सेक्ट के रीजन को हमारे सेक्ट ने पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये जरूरी हो गया है कि हम अपने पर्सनल को रिप्लेनिश करें जो कि इफेक्टिवली इन सब को मैनेज करे। अभी वो दोनों बूढ़े बोलते हैं कि आपने सही बोला। वो दोनों उनकी बातों पे हामी भरते हैं। अभी वो गुस्से में बोलते हैं लेकिन ये मैं हूँ जिसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। वो बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ इतना ओवर वर्क करते करते। तभी ली को रियलाइज होता है और वो गेम से बोलते हैं कि आपने सही कहा, आपका काम और भी बढ़ते जा रहा है। किम बोलते हैं कि इसके अलावा ब्लैक टाइगर सेक्ट की शक्तियों को ऑब्जर्व करने के बजाय मास्टर ने उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाली ताकतों से लड़ने के लिए लेटर लिखा है। अभी मिस्टर ली बोलते हैं किम से कि हमें उतना तो करना ही चाहिए जितना हम ब्लैक टाइगर सेक्ट से विलुप्त होने के कारण बढ़ रहे हैं। अभी मिस्टर किंग बोलते हैं कि अपनी लॉयलिटी को अपने हैंड में डाल लो, जिससे ली पूरी तरह गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने फिर से बोला। मिस्टर किंग बोलते हैं तो क्या हमें ब्लैक टाइगर सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाली फोर्स से लड़ना है तो क्या हम एबू फैंग फैमिली को फेस करना पड़ेगा। अभी मिस्टर ली उसको हंसते अभी मिस्टर ली एक क्रीपी सी स्माइल के साथ उसको बोलते हैं ऐसा ना करने का कोई रीजन ही नहीं है। तभी मिस्टर किंग उन पे गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि आपने फिर से बकवास करना चालू कर दिया। अगर हेबुक फैंग फैमिली कल्प्रिट नहीं हुआ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज खड़ी हो जाएगी कि इन सब के पीछे गिल्ड ही है। तो क्या आप उसके बाद गिल्ड से फाइट करने चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम अपने एनिमी से चारों तरफ से घिर जाएं? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं मास्टर, आप बोलिए। तभी मिस्टर ली उसके बारे में सोचने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे सर दर्द दे रहे हो। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि जो आखिर वो जो कहाँ है, मैं उससे ऐसे प्रॉब्लम वाली चीजों को बात करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि क्या जो यहाँ पे नहीं है? मिस्टर किंग बोलते हैं कि वो मिसिंग है कुछ दिनों से और हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि क्या हम लोग उसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं? मिस्टर ली बोलते हैं कि ऐसे सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों पे उस सबसे ज्यादा उत्साहित होने वाला बंदा है मिसिंग है। क्या वो इसके रिलेटेड हो सकता है जो कि ब्लैक फॉरबिडन ट्रूप के साथ हुआ था? तभी हमें कॉफी शॉप में दिखाया जाता है जहाँ जोंगू बैठा होता है। तभी जोंगू अपने फेस पे अपना हाथ रखते बोलता है कि ये बहुत ही फन है, ये मुझे पागल बना रहा है। और वो बोलता है कि जिंग कांग बेक दोबारा रिंकारनेट हो चुका है और वो फील्ड के डिस्ट्रक्शन को देख के सोच रहा होता है कि ये जरूर ही जिंग कांग बेक के अटैक की निशानी है। उसने शो मुनली से वहां पे फाइट किया होगा। उन दोनों ने एक दूसरे से फाइट करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में लाया और हमें उन्हीं दोनों का सीन दिखाया जाता है जो कि एक स्केलेटन के फॉर्म में होता है और एक ड्रैगन के फॉर्म में होता है। वो बोलता है कि मैं पागलों की तरह इतना केयरलेस इधर उधर घूम रहा था और मैंने ये नजरअंदाज कर दिया कि जिन कानबेक और शोमोनिल दोनों रिंकारनेट हो चुके हैं। तभी उसके सामने एक बंदा आता है और बोलता है कि हे तुमने क्या मुझे नहीं सुना? हम देखते हैं कि उसके सामने दो बंदे खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुमसे कहा कि ये कैफे छोटे चले जाओ क्योंकि हमारे यंग मास्टर इस सीट को रेंट पे लिए हैं। तभी दूसरा बोलता है कि ऐसा दिखावा मत करो कि तुमने हमारी बातें नहीं सुनी है, अब यहाँ से उठो और चले जाओ। अभी वो उनकी तरफ देखता हुआ बोलता है क्या यंग मास्टर? वो दोनों बड़े ही गर्व से बोलते हैं कि हाबुक फैंग के सक्सेसर यंग मास्टर फेंग डोचियन ने इस कैफे को उनके द्वारा देखे जाने का सम्मान दिया है। और हमें बताया जाता है कि ये दोनों हैबुक फैंग के दो ट्विन हैं जिनका नाम एक का नाम डॉगो फर्स्ट है और दूसरे का नाम डॉगो सेकंड है। डॉग मत समझिएगा, डॉग लिखा है, ओके। वो दोनों बोलते हैं कि इसलिए हम इस कैफे को पूरी तरह खाली करवा रहे हैं क्योंकि हमारे यंग मास्टर पेंग किसी फालतू के लोगों का फेस देखना नहीं चाहते हैं। अभी जो वहां से उठते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है। वो बोलता है कि आखिर कौन है हाबुक और कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा जोंगू पर अटैक कर देता है अपने बर्जिंग मेंटोर फिस्ट से। हम देखते हैं कि जोंगू पूरा चेयर को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है और वो एक इविल सी स्माइल हंसने लगता है। बोलता है कि ये बहुत ही
अनबिलीवेबल और रिडिकुलस है। और वो बोलता है हंसते हुए कि अब यहाँ पे सडनली बहुत सारे फनी थिंग्स होना चालू हो गए हैं। और वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से कुछ समय बाद शांति से निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं निपटाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि कोई उसको पैसे दे रहा होता है, वो वही दो ट्विंस होते हैं जो उसे पैसे फेंक रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम मरे नहीं हो और तुम इन पैसों से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। तभी वो दोनों अटेंशन की पोजीशन में आ जाते हैं और इससे जोंग को कुछ समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं कि वो किसी को ग्रीट करने लगते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि इन कूड़ों का देखभाल करने का हमारा काम पूरा हो गया है। और हमें उसके यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम फेंग डो चुन होता है, जो कि हाबुक फैंग का सक्सेसर होता है। तभी हम देखते हैं कि फेंग डो चुन स्टाइलिश लुक के साथ एक सीट पे बैठ जाता है और वो उन दोनों से बोलता है अगर तुम सभी कचड़ों को फेंक ही रहे हो तो अच्छे से मेक श्योर करना कि तुम ये अपना काम सही से कर रहे हो। तभी वो दोनों बोलते हैं कि जी सर। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं जहाँ जोंगू गायब होता है और वो बोलते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। तभी वो अपने मन में सोचता है कि हाबुक फैंग का हायर फेंग डो चुन ऑलरेडी कोरिया में आ चुका है। वो सोचता है कि मुझे यकीन है कि उन सब ने बड़ा ही डिस्ट्रक्शन किया होगा, क्योंकि ब्लैक टाइगर सेक्ट के लिए उनके घरेलू प्रोग्रेस का प्रमुख ब्रिज अब चला गया है। वो बोलता है कि उन्होंने जल्दीबाजी की क्योंकि कोरिया में अपनी सेना बनाने और 5 ग्रेट सेक्ट में एक बनने की प्रतियोगिता जीतने के लिए ब्लैक टाइगर सेक्ट का उपयोग करने की उनकी योजना खराब हो चुकी है। और वो सोचता है कि चीन के मोरिम युद्ध के कोरिया की मुरीम को तलवार के रूप में इस्तेमाल करने की उन सब की हिम्मत हुई है और वो सोचता है कि फिलहाल मुझे जिंगकांग बैक और सोमुन इल की तलाश का काम ब्लैक और ब्रिलियंट ट्रूप्स को सौंपना है और हाबुक फैंग और 7 ग्रेट सेक्ट के बीच का समस्या का समाधान भी निकालना है। तभी कोई जोंगू को आवाज लगाते हुए बोलता है कि हाँ जोंगू, जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था कि तुम किसी चूहे की तरह इधर उधर छिप ही रहे होगे। वो बोलता है कि मैं तुम्हें छुपने नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों द्वारा कुचले जाने का डर है। तभी जोंगू उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। वो बंदा जोंगू से बोलता है क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तभी वो फायर का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि तुम मुझसे जल्दी मिलोगे। हम देखते हैं कि वो वहां से गायब हो जाता है। जोंगू उसे चिल्ला के बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि जोंगू एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर उसको सर्च कर रहा होता है। वो बोलता है कि लगता है कि वो पहले ही चला गया, आखिर उसको मेरे काम में बीच में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई। तभी हमें स्काई सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लीडर एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी उन सबका एक गार्ड बताता है कि फेंग डो चुन जो कि हाबुक फैंग के फैमिली से हैं वो आ रहे हैं। हमें फेंग डो चुन को उनके 2 गार्ड्स के साथ दिखाया जाता है। मिस्टर चाय उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि लगता है कि आपको यहाँ आने में बहुत ही दिक्कत हुई होगी, वैसे मैं इस स्काई सेक्ट का लीडर हूँ। हम देखते हैं कि फेंग डो चुन उसको इग्नोर करते हुए आगे निकल रहा होता है जिससे उनका मूड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तभी हम देखते हैं फेंग डो चुन सभी लीडर के पास आता है और बड़े एटीट्यूड में बोलता है कि तुम सभी ध्यान से सुनो। तभी एक लीडर बोलता है क्या सुनो। दूसरी वाली लीडर बोलती है कि ये कौन सी एटीट्यूड में बात कर रहा है। वो उन सबसे बोलता है कि कोरियन सेक्ट के बीच विवाद के परिणाम स्वरूप हाबुक फैंग की डायरेक्ट लाइन का नुकसान हुआ है, तो इसलिए अब इस मामले की जांच करने की सभी अधिकार हमें सौंप दिए जाएंगे। तो इसलिए सभी इन्वेस्टिगेशन के राइट्स और जो कि केस से रिलेटेड है वो हमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तभी फायर सेक्ट का लीडर बोलता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन के राइट्स को ट्रांसफर करना मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा, क्या ये थोड़ा रूड नहीं है, भले तुम लोग हैपुक फैंग फैमिली से हो। तभी हम देखते हैं कि फैंग डो चुन अपना हाथ उस टेबल पे रख देता है और उस पे बहुत तेज का फोर्स लगाता है जिससे टेबल पूरी तरह टूट जाता है। हम देखते हैं कि सभी लीडर्स उसको देख के चौके होते हैं, लेकिन हमारे ली उसको देख के बहुत ही स्माइल कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि अगर तुम हमें इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो तुम्हें उस कल्प्रिट को ढूंढना पड़ेगा। अभी मिस्टर ली उससे हंसते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत फनी हो फैंग डो चुन, लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्या तुम्हारे पास हमको प्रोवोक करके जीतने का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तभी एक बंदा मिस्टर ली पे चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस्टर ली आखिर आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उस टॉपिक को भूल गए जिसे हम डिस्कस कर रहे थे, आप अभी रुक जाएं। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि क्या मास्टर काय आप मुझको रोकना चाहते हैं। मिस्टर चाय बोलते हैं कि आप सभी सेक्ट वालों की बात सुने। तभी मिस्टर काय सभी को बोलते हैं कि सभी सेक्ट के लीडर्स मेरी बात सुने। इस समय से यदि एडवेंटाइन सेक्ट के ली होग्यू को अपने उतावलेपन से काम करते हैं तो आप उन सब पे कृपया करके हमला करें। तभी उनमें से एक लीडर बोलता है ली से कि क्लियरली ये तुम्हारा स्टेटमेंट पूरी तरह डेंजरस है। दूसरी लीडर बोलती है कि हमारे खिलाफ कोई दुश्मनी का भाव मत रखिएगा मिस्टर ली। दूसरा बुड्ढा बोलता है कि मिस्टर ली आपको गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि हम 6 ग्रेट सेक्ट से निपट नहीं पाएंगे। तभी ली हंसते हुए बोलता है क्या मैं नहीं जीत पाऊंगा, और वो अपनी एनर्जी को फैलाते हुए बोलता है कि अगर हम इसे ट्राई नहीं करेंगे तो हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और वो सबसे बोलता है कि तब तुम मेरे को इन्वेस्टिगेशन के राइट दे दो, मैं इसे संभाल लूंगा, और अगर इस इन्वेस्टिगेशन में किसी ने इंटरफेयर किया तो उसे सेट का किडनैपर कंसीडर किया जाएगा। हम देखते हैं जो को जहाँ जो कि बाहर खड़ा होता है और वो बोलता है कि और वो सोचता है कि इस समय के आसपास फेंग डो चुन ने इन्वेस्टिगेशन राइट्स को लेने के लिए उकसा रहा होगा। अगर एक बार वो इन्वेस्टिगेशन उन सब फेंग डो चुन के हाथ में चला गया तो वो
अपने सारे किए कराए को छिपाने की कोशिश करेंगे, जो कि वो कोरिया गोरीम को एक स्वॉर्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, और वो अपने पसंद के किसी लोग को एक फेक कल्प्रिट बनाकर सबके सामने लाएंगे। वो सोचता है कि तुम चाहे जितना कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हारे तरीके से होने कुछ भी नहीं होने दूंगा। अभी हम देखते हैं कि यून उसको आवाज लगा रही थी, हे जोंगो। अभी जोंगो बोलता है कि अरे यार नहीं, ये फिर से यून जियोन। यून उससे पूछती है कि आखिर तुम लास्ट टाइम कहाँ गायब हो चुके थे। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वो बोलती है लेकिन तुम तो स्कूल में भी नहीं दिखे। वो बोलता है कि हाँ इसलिए, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। और वो अपने मन में सोचता है कि अरे यार, मैं तो कम्प्लीटली भूल ही चुका था कि ये स्काई सेक्ट यून जियोन का घर है। तभी हम देखते हैं मिस्टर कायर फायर सेक्ट के हेड कहीं से छिपकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। वो फायर सेक्ट के हेड को बताते हैं कि वो हा जुंगू है, जो कि एडमेंटाइन सेक्ट से है, और वही एक बंदा है जिसने एडमेंटाइन सेक्ट को इतना ऊपर लेके गया है। फायर सेक्ट के लीडर बोलते हैं तो आखिर तुम क्या करने वाले हो। वो बोलते हैं कि क्या तुमने पेंग डोचुन के एटीट्यूड को नहीं देखा। वो बास्टर्ड बहुत ही एरोगेंट एक्ट करता है, क्योंकि उसके पास चाइनीज गवर्नमेंट की बैकिंग है। फायर सेक्ट का लीडर बोलता है तो क्या। मिस्टर काय बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के अलावा, हम हाइबुक फेंग से लड़ाई नहीं कर सकते हैं ना। फायर सेक्ट के लीडर बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। मिस्टर काय बोलते हैं अगर हम लोग को इन्वेस्टिगेशन राइट्स को पास ही करना है तो हम अपने अलायंस सेक्ट के राइट के साथ ही उसे पास करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सारी दुनिया हम पर हंसेगी। और वो तभी ली के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमें उस बददिमाग ली होगी को कन्विंस करना होगा, अगर हम इन्वेस्टिगेशन राइट को उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो। पैरासेक्ट के लीडर बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है, कुछ समय पहले तो लड़ाई एकदम हो ही चुकी थी। मिस्टर काय बोलता है कि हमें एडमेंटाइन सेक्ट के पावर होल्डर को डिफीट करना होगा उससे पहले। पैरासेक्ट का लीडर बोलता है कि आखिर तुम ये कैसे करने वाले हो। वो बोलता है कि अगर हम जोंगू को डिफीट कर देते हैं तो एडमेंटाइन सेक्ट नेचुरली अपने पावर में बहुत ही वीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं जोंगू को कोई आवाज लगाता है, बोलता है कि हे तुम इधर सुनो। जोंगू उसे देखता है, बोलता है क्या तुम। तभी यून उसको अपना ब्रदर बताती है। जोंगू बोलता है कि ये तो भगौड़ा लड़का है जो कि रूफटॉप से भाग चुका था। और वो यून से बोलता है कि लेकिन तुम इसे अपना ब्रदर क्यों बोल रही हो। यून बोलती है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। वो बोलती है कि इनका नाम जू होम्योंग है, जो कि स्काई सेक्ट के क्रेडिटर हैं और ये मेरे बचपन के फ्रेंड भी है। अभी हम देखते हैं कि जूहो यून के गले में हाथ डाल देता है और बोलता है कि क्या चाइल्डहुड फ्रेंड, ये मेरी फियांसे है। जोंगू बोलता है क्या फियांसे, और वो जोंगू से बोलता है कि लेकिन तुम कौन हो मेरी फियांसे से इतना चिपकने वाले। हम देखते हैं कि उस पर अटैक कर देता है, बोलता है कि तुम कमीने। तभी सीन स्काई सेक्ट की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ली पूछ रहे होते हैं कि आखिर जोंगू कहाँ पे है। मैंने उससे बोला था कि कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मेरा वेट करे। तभी उनका गार्ड बोलता है कि हाँ आपने सही बोला, वो कुछ समय पहले यहीं पर ही थे। मिस्टर ली बोलते हैं कि वो इन दिनों आखिर किस चीज को लेकर इतना बिजी हो गया है, यहाँ तक कि उसने अपने सेलफोन को भी टर्न ऑफ कर लिया है। तभी वो गार्ड बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि उन्हें मुझे नहीं बताया कि आखिर वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि आखिर वो अटैकर कौन थे जो कि ब्लैक फॉरबिडन ट्रूथ पर अटैक किए थे लास्ट टाइम में। ली बोलते हैं चलो अब उसे छोड़ो, और वो बोलते हैं क्या वो बास्टर्ड्स मेरे अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि वो बाहर ही अपना एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। तभी वो बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने पहले मुझसे फाइट करने को चुना है। और मैं बता दूं उनके पास जो बंदा था वो गार्ड नहीं था, उसका वो सन था। तभी कांगचुन बोलता है कि फादर आप ऐसी जगह पे ऐसी हरकतें करना छोड़ दें। मिस्टर ली बोलते हैं कि आखिर मैं क्यों ना एक्साइटेड हूँ, तुम जानते हो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का कितने समय से वेट कर रहा था। अभी कांगचुन एक ब्लास्ट की तरफ उन्हें दिखा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जोंगू को अपने फायर से अटैक कर रहा होता है, जिससे जोंगू मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। यून उससे बोलती है कि ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो, आप अभी इसे रोक दो। जोंगू बोलता है कि तुम वहीं खड़ी रहो और मुझे देखो, मेरे पास बहुत चीजें हैं तुम्हें दिखाने के लिए। और वहां पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा फायर का ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मिस्टर काहे और फायर सेक्ट लीडर उसको देखते हुए बोलते हैं कि क्या जूहो स्काई सेक्ट के फायर रेजिंग डिवीजन से नहीं है। मिस्टर काहे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जूहो मिंग जुनू के अगेंस्ट जीत सकता है। तभी फायर सेक्ट के लीडर बोलते हैं क्या वो जूहो मिंग एक तुम्हारा बेस्ट प्यूपल नहीं है जिसे तुम ट्रेजर करके रखते हो। और वो बोलते हैं कि लेकिन अगर ऐसा ही चला तो स्काई सेक्ट और एडमेंटाइन सेक्ट हेड टू हेड क्लैश करेंगी। तभी मिस्टर काय उससे बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, क्योंकि वो अभी जोंगो से स्काई सेक्ट के रेजिंग फायर डिवीजन की तरफ से नहीं लड़ रहा है, लेकिन एक आदमी अपने आप को प्रूव कर रहा है कि वो उससे बेटर है। फायर सेक्ट के लीडर बोलते हैं क्या खुद को प्रूव करना। हम देखते हैं कि जो उस पे बहुत सारे अटैक कर रहा होता है और वो ओवर पावरिंग हेवनली व्हील से और वो अपने ओवर पावर हेवनली व्हील से जोंगू पर अटैक कर देता है, जिससे जोंगू डॉज करके पीछे की तरफ चला जाता है और उस पे चार्ज करते हुए बोलता है कि अब मर जाओ जोंगू। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में यून आ जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ ब्रदर, तुम अभी यहीं पे रुक जाओ। तभी जोंगू बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो यून, अभी मेरे साइड से हट जाओ। यून बोलती है कि मैं नहीं हटूंगी, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दूर चले गए। जोंगू बोलता है क्या ज्यादा दूर, आके तुम ऐसा क्यों सोचती हो। तभी वो बोलता है क्या ज्यादा दूर, आके तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। तभी हमें पास्ट के 10 ईयर्स का जुहो दिखाया जाता है, जो यून को बोल रहा होता है हे यून जियोंग,
तभी यून उससे बोलते हैं कि हे ब्रदर, आखिर तुम कैसे हो। हम देखते हैं कि यून उस समय 9 ईयर्स की हुआ करते थे। तभी जो यून को एक उसका बर्थडे गिफ्ट दे रहा होता है, जिसे देखकर यून बहुत ही खुश हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारा इस गिफ्ट के लिए बहुत ही शुक्रिया। जूहो बोलता है कि प्लीज इसे संभाल कर रखना। हम देखते हैं तभी यून का डैड वहां पे आकर उसके गिफ्ट को पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जूहो मिस्टर काया से ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं रेजिंग फायर डिवीजन का ट्रेनिंग कैंडिडेट हूँ, जूहो म्योंग। मैं सेक्टर के हेड को अपना रिस्पेक्ट पे करता हूँ। वो बोलते हैं क्या रेजिंग फायर डिवीजन के लिए ट्रेनिंग कैंडिडेट, और वो उससे गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम्हारे जैसा एक छोटा कैंडिडेट मेरे डॉक्टर के साथ इधर उधर कैसे घूम सकता है, और वो उससे गाली देने लगते हैं, जिससे सुनकर जूहो चौंक जाता है। बोलता है कि क्या। अभी हम यून को देखते हैं जो कि अपने डैड को बोल रही होती है, फादर आप ऐसा बिहेव मत करें, आप बहुत ही स्कैरी दिख रहे हैं। तभी वो जूहो से बोलता है कि हे तुम बददिमाग लड़के, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तभी हम जूहो को देखते हैं जो कि अपने रूम में अकेला बैठा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जिसका नाम क्यो यून होता है। वो बोलता है जो जूहो से कि मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पे मुझे मिलोगे। मैंने सुना कि आज तुमने बहुत बुरी तरह डांट खाया जब तुम हेड के डॉटर को प्रेजेंट गिफ्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी ठीक हो क्योंकि तुम अभी तक पीटे नहीं गए हो। वो बोलता है कि तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि तुम सेक के हेड के चपेटे में आने के बाद तुम कहीं से भी हर्ट नहीं हुए हो। जूहो बोलता है क्या, ऐसा क्यों, ये बहुत ही नाइंसाफी है। वो बंदा उससे बोलता है कि तुम अभी बहुत ही यंग हो, तुम्हें नहीं पता कि वर्ल्ड कैसे वर्क करता है, वो अभी छोटे बच्चे हो। वो उससे बोलता है कि अगर तुम मिस यून के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। वो बोलता है क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के बाद यून जियोन को डेट कर सकता हूँ। वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जूहो उसके बाद से इंस्पायर होकर बोलता है कि अब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। तब वो बंदा बोलता है तब तो तुम्हें मुझसे जीत कर अपनी फाइट स्ट्रॉन्ग होने की जर्नी को स्टार्ट करना होगा। हम देखते हैं किसी क्लिप का सीन जहाँ एक बंदा उसी क्लिप को चढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो जूहो होता है। हम देखते हैं कि वो बहुत लोगों से फाइट करता है और बोलता है कि तुम जितने हो एक साथ मुझे पे आ जाओ। हम देखते हैं कि वो सभी को डिफीट कर चुका होता है और चिल्लाता है कि तुम सभी जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गर बनना है। तभी हम देखते हैं कि जूहो यून के पास आ जाता है और बोलता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यून। और वो उसको जोर से पकड़े हुए होता है। यून बोलती है कि ब्रदर ये बहुत ही हर्ट हो रहा है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्ट्रांग बन वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया क्योंकि तुम मुझे पसंद करो, ये तुम्हें भी पता है ना। यून बोलती है कि ब्रदर प्लीज ऐसा बिहेव मत करो, मैं तुमसे डरने लगी हूँ। और वो बोलता है लेकिन यून जून तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। हम देखते हैं कि वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो जूनू के साथ घूम रही होती है और वो पीछे से उन सबको देख रहा होता है। वो बोलता है कि तुम मेरे बजाय जूनू जैसे लोगों से कैसे प्यार कर सकती हो, तुम पहले ही जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने फिर भी ये काम किया। वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे पहले परमिशन लेना होगा आज के बाद, क्या तुम समझ गई। तभी वो पावर रिलीज करते हुए बोलती है कि अभी अपनी बकवासें बंद करो। तभी हम देखते हैं कि यून के पावर के प्रेशर से जूहो बहुत ही पीछे चला गया होता है। यून बोलती है क्या तुम हमेशा से इतने ही काइंड पर्सन थे क्या। ब्रदर मैं तुमसे पूरी तरह डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ, तो प्लीज ये सब यहीं पे रोक दो। तभी जूहो उसकी बात से हैरान हुए बोलता है कि क्या तुमने अभी क्या बोला, क्या तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी, आखिर तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं कि जूहो उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उसके बीच में जूहो आ जाता है और उसे एक पंच उसके फेस पे मार देता है, जिससे जूहो बहुत दूर जाके गिरता है। जूहो बोलता है कि तुम क्रेजी बास्टर्ड, मैंने तुम्हारी बहुत ही बकवास सुन ली। तभी हम देखते हैं कि जूहो को गाली देते हुए खुद को पोजीशन में ला रहा होता है और उसकी बॉडी पूरी तरह शेक कर रही होती है। जूहो बोलता है भले ही तुमने ऐसा व्यवहार नहीं किया हो, फिर भी मेरे पास पहले से ही ढेर सारी चीजें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। और वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ देर तक तुम्हारी लव फाइट देखूंगा, लेकिन तुम तो बहुत ही दूर चले गए। जूहो बोलता है कि क्या दूर चले गए, और वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और वो एक इविल से लुक के साथ बोलता है कि जो मैं तुम्हें जाने देने वाला था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर एक बैड गाय दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। अभी जूहो हंसते हुए बोलता है ये हुई ना बात, अब मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से खेलूंगा। तभी हम देखते हैं कि जूहो जूहो पर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम हेल में जाओ। जूहो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी हिल नहीं रही है। जूहो बोलता है कि हाँ जुनू, आखिर तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो जो कि तुम हमारे बीच में आ रहे हो। जूहो बोलता है कि तुम सोच सकते हो कि अब तुम यून के साथ से जो कर रहे हो वो प्यार है, लेकिन सच तो ये है कि तुम अपने आप को उस पर वायलेंस करने के लिए मजबूर कर रहे हो कमीने। अब देखते हैं कि जुनू भी उस पर अटैक कर देता है। वो बोलता है क्या वायलेंस फोर्स, मेरी लव का इंसल्ट मत करो। वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं यून को डेट करने के लिए आखिर किन किन मुसीबतों से गुजरा हूँ। तभी मयून की आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है कि मैंने ये कभी नहीं चाहा था और मैंने ये तुमसे कभी नहीं बोला है कि तुम ऐसा करो। अभी तुम जो इमोशन फील कर रहे हो बस वो एक वन साइडेड है। हम देखते हैं कि यहाँ जूहो का कट चुका होता है और यहाँ पे उसका बहुत ही गंभीर कटा होता है। जूहो उसकी बात सुनकर बहुत ही शॉक हो चुका होता है। वो बोलता है क्या वन साइडेड, क्या तुमने अभी बोला कि मेरी फीलिंग्स वन साइडेड है। जूहो बोलता है कि हे यून तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। वो बोलती है कि लेकिन, तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ पे बस एक बोझ बनोगी अगर तुम यहाँ पे रुकती हो तो। वो बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम फिर प्लीज केयरफुल रहना। अभी हम जूहो को देखते हैं कि जो बहुत जोरों से हंस रहा
होता है और वो जोंगू से बोलता है कि तुमने अंत तक मेरे एक नाक में दम करके रखा है जुनवो, लेकिन अब मैं तुम्हें फाइनली मार डालूंगा, और वो उस पर अटैक कर देता है। तभी फायर सेक्ट का लीडर मिस्टर चाय से बोलता है, क्या तुम इस बात से गुस्सा नहीं हो कि जूहो म्योंग तुम्हारी डॉटर को ऐसे ट्रीट कर रहा है? मिस्टर काय बोलते हैं कि अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं रखता, मेन बात तो ये है कि अब यहाँ पे हमें देखना है कौन जीता है और कौन हारता है इस फाइट में। तभी फायर सेक्ट के लीडर अपने मन में सोचते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि चाय मेंसियोल एक भेड़ के खाल में लोमड़ी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये यहाँ तक कोल्ड हार्टेड है। वो कैसे बिलीव कर सकता है कि ये लड़ाई का रिजल्ट उसकी बेटी के लाइफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस्टर काय फायर सेक्ट के लीडर से बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में ये सोच रहे होगे कि मैं बहुत ही हार्टलेस हूँ, लेकिन तुम अपने आसपास देखो। हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर सभी लीडर्स भी आ चुके होते हैं। फायर सेक्ट के लीडर बोलते हैं, आखिर कब? सभी सारे लीडर्स बोलते हैं कि तुम कितने सेल्फिश हो कि तुम ये फाइट खुद अकेले देख रहे हो। मिस्टर काहे बोलते हैं कि भले ही ये फाइट अनऑफिशियल है, लेकिन जुहो अपने पूरी जी जान से लड़ रहा है, और अगर जुहो हार जाता है तो हम अपने एडमेंटाइन सेक्ट के पावर हाउस को गिराने का चांस भी खो सकते हैं। हम देखते हैं कि जुहो उस पर फायर से अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जुहो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाता, जिससे कि वो फायर का अटैक उस पर डायरेक्ट हिट हो जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जुहो बोलता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ। अभी वो दोनों बाप बेटे आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या जुहो उससे लगातार पीटे जा रहा है। वो अपने फादर से बोलता है, फादर क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आप मुझे ये बताएं कि ये सपना है, और आखिर ये बंदा कौन है? ली बोलते हैं कि इसका नाम जूहो म्योंग है, जो कि स्काई सेक्ट के रेजिंग फायर डिवीजन से है। मैंने सुना है कि इसके पास एक यूनिक एट्रीब्यूट है, ऐसा लगता है कि ये बात सच है। कांगचुन बोलता है, क्या एक यूनिक एट्रीब्यूट? आखिर ये क्या चीज है? ली बोलते हैं कि इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो अपने इस एट्रीब्यूट से किसी के बॉडी मूवमेंट को भी रोक सकता है। तभी सीन जोंगू की तरफ आता है और जोंगू बोलता है कि जूहो म्योंग ने अपने स्पेशल एट्रीब्यूट की वजह से मेरे मूवमेंट को रोक दिया है। तभी हम देखते हैं कि जूहो उसकी तरफ आते हुए अटैक करता है, और जिससे कि जूहो दीवार में जाकर बहुत जोरों से लग जाता है। जूहो बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। अभी हम देखते हैं कि जूहो की आंखें चमकने लगती हैं। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे बस अपने बॉडी को दोबारा मूव कराना है। हम देखते हैं कि जूहो अपने किंग ऑफ फायर अटैक से उस पर अटैक कर देता है। कांगचुन उसको चिल्लाकर बोल रहा था कि जूहो वहां से हट जाओ। हम देखते हैं कि फील्ड में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका होता है। सभी इस अटैक को देखकर शॉक में होते हैं कि इतना खतरनाक अटैक है। उन सबको लग रहा होता है कि अब जूहो नहीं बचेगा। तभी कांग बोलता है कि नहीं, उधर देखो। हम देखते हैं कि जोंगू ने उस पर अटैक कर दिया होता है, जिससे कि जूहो जमीन में जाके गड़ जाता है। सही बोलते हैं कि आखिर ये गेम ऐसे बदल कैसे गया। अभी जूहो से पूछता है कि आखिर कैसे। जूहो बोलता है कि आखिर तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारा ऑपरेशन कब तक रहेगा। हम देखते हैं कि जूहो बहुत ही पेन में होता है और बोलता है कि आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। तभी जूहो अपने हाथ में कुछ एनर्जी बॉल बनाने लगता है और उसके फेस पर जोरों से अटैक कर देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हारी जितने भी ऑफर्स हैं वो सारे यूजलेस हैं, तुम कमीने। जूहो बोलता है कि क्या सच में मेरे सारे स्किल्स पे कोई इफेक्ट नहीं करते हैं? तभी वो अपने पास्ट की सीन याद करने लगता है। तभी उसके पास कोई बंदा आता है, बोलता है जूहो से कि ये जूहो, आखिर तुम्हारी बॉडी की हालत कैसी है? हम देखते हैं कि ये वही उसका फ्रेंड होता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम खुद को इतना ज्यादा पुश नहीं कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी बॉडी तुम मर भी सकते हो। जूहो बोलता है उससे कि ब्रदर योंग, तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो उसे कोई बुक देते हुए बोलता है कि ये लो पकड़ो, ये बुक ओवर पावर के हेवनली विल के बारे में है। अगर तुम इसे पढ़ते हो तो तुम फाइट में जीत सकते हो। अभी हम देखते हैं कि जूहो बहुत ही इमोशनल होकर बोलता है कि ब्रदर। अभी वो उसके पास आता है और बोलता है ब्रदर, मैंने फाइट जीत ली। हम देखते हैं कि वो दोनों बड़े हो चुके होते हैं और वो उससे बोलता है कि तो अब मैं रेजिंग फायर डिवीजन का ट्रूप लीडर बन चुका हूँ, आगे तुम क्या सोचते हो? क्या ये कूल नहीं है? ऑसम ना? अभी हम देखते हैं कि वो बंदा उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि अरे मेरे ट्रूप लीडर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वो बोलता है कि जब तक तुम रेजिंग फायर डिवीजन के लीडर बने रहते हो तो तुम्हें सेक्ट के हेड एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन जूहो बोलता है कि लेकिन मुझे और भी पावरफुल बनना है, जिससे कि मैं रेजिंग फायर डिवीजन का लीडर बन सकूं, और मुझे तुम्हारी वो पावर हासिल करने में मदद चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, आखिर किस तरीके का हेल्प? तभी हम देखते हैं कि उसकी फेस थोड़ी सी चेंज हो जाती है और हमें ब्लड को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जूहो ने उसके बैक में स्टैब कर दिया होता है और जूहो उससे रोते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना बदल, लेकिन मुझे तुम्हारा ये ऑपरेशन स्किल चाहिए। वो बंदा बोलता है कि तुम स्टूपिड, तुम पहले ही मुझसे ये मांग सकते थे। जूहो उससे बोलता है कि तुम पहले ही जानते थे कि मैं किसी के भी एट्रीब्यूट्स को ले सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे उसको मारना होगा जिससे मैं उसके एट्रीब्यूट को ले सकूं। वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता है। हम देखते हैं कि वो उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि जूहो, तुम्हें और भी स्ट्रांग बनना है, जिससे कि तुम पूरी दुनिया को अपने हाथ में रख सको और जो चाहे तुम वो कर सको। तभी हम देखते हैं, तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जूहो जोंगू पे अटैक कर रहा होता है और जोंगू एक खतरनाक सी स्माइल देते हुए उसको, तभी जूहो अपने फायर से जोंगू पर अटैक कर देता है, जिसे जोंगू बोलता है कि तुम्हारे एट्रीब्यूट के आर पर देखने के बाद तुम्हारे ये सारे अटैक्स एकदम यूजलेस लग रहे हैं मुझे। और हम
देखते हैं कि जोंगू उसके फेस पे अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है और दीवार में एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। जूहो खांसते हुए अपने आप को संभालता है और बोलता है कि क्या क्या तुम मेरे एट्रीब्यूट के बारे में जानते हो? जोंगू बोलता है कि चलो अब इतना एरोगेंट मत बनो, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ समय के लिए खुद को मारने दिया। ये भले ही एक यूनिक एट्रीब्यूट हो, लेकिन मैं इसको कुछ समय बाद हैंडल कर इसके अटैक को हैंडल कर सकता हूँ। उससे भी ज्यादा यहाँ कोई है जो जिसने मुझे हिंट दिया। जो बोलता है क्या हिंट? आखिर कौन है वो? तभी यून वहां पे आती है और बोलती है कि मैं हूँ जिसने उसको हिंट दिया। तभी जो शौक होते हुए बोलता है क्या यून जो तुम? यून बोलती है कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारे ऑपरेशन स्किल की विशेषताएं मसल्स को ट्विस्ट करने के बारे में होती है, ताकि किसी के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। जो बोलता है तो इसलिए मैंने अपने सारे बॉडी मसल को रिवर्स कर दिया। और वो बोलता है कि यहाँ एक स्किल है जिसे न्यूट्रलाइज ब्लड वेसल ऑफ ब्लड ह्यूमन कहा जाता है, जिसे मसल को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। जूहो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम मेरे एट्रीब्यूट के बारे में कैसे जान सकते हो? अभी यून अपने कुछ सोचने लगती है और वो बोलती है क्योंकि, और वो उसी टाइम का सोचने लगती है जब वो बंदा अपनी स्किल का यून पे इस्तेमाल करके उसको कुछ सिखा रहा होता है। और वो बोलता है कि आखिर तुम्हें इसको देख के क्या लग रहा है? और वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारा इस एट्रीब्यूट के बारे में क्या ख्याल है? यून बोलती है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही। वो बोलता है कि तुमने सही कहा, लेकिन ये ऑपरेसिंग एट्रीब्यूट मेरे लिए बहुत ही एक्सेसिव है। वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब तुम इसे मास्टर कर लोगे तो ये एट्रीब्यूट तुमको बहुत ही स्ट्रांग बना सकती है। और वो उससे हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये एट्रीब्यूट जो हो पर पूरी तरह फिट बैठती है। यून उससे बोलती है कि चलो भी ऐसा मत बोलो, ये तुम पे बहुत अच्छे से सूट करती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वो बोलता है कि हम ये इसलिए है क्योंकि जो इस एट्रीब्यूट को यूज करने वाला है, और वो भी मेरे से बहुत अच्छे से। क्या ये सही नहीं है? तभी सीन प्रेजेंट में आता है और जूहो बोलता है कि मुझे मालूम है कि मैं बहुत ही डेविल हूँ, एक ऐसा डेविल जिसने अपने भाई को ही मार डाला, जिसने अपनी लाइफ मेरे ऊपर बर्बाद कर दी। और वो हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ, मैं एक डेविल हूँ, तो मुझे वैसा ही एक लाइफ जीना होगा। और वो अपने हाथ में फायर क्रिएट करने लगता है और वो जोंगो से बोलता है कि तुम्हें पता है जोंगो कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ? मेरी एग्जिस्टेंस तभी एक्नॉलेज की जाएगी जब मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, जिससे मैं सेक्ट के हेड का एक्नॉलेज पा सकूंगा और शोयुन मेरी हो जाएगी, जिससे मैं अपने ब्रदर को अच्छे से फेस कर पाऊंगा जिसे मैंने मार डाला है। और हम देखते हैं कि वो अपने फायर से जोंगो पर अटैक कर देता है। तभी जोंगो अपना फिस्ट बनाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी को लेकर बहुत ही सैड फील होता है, और हंसते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हारी विक्ट्री और डिफीट तुम्हारे विल से नहीं डिटरमाइन होती है। हम देखते हैं कि उसको बहुत जोर से उसके फेस पे एक पंच मार देता है और जो अपने मन में अपने ब्रदर को सॉरी बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है किसी होटल की तरफ। तभी हम देखते हैं फैंग डोचुन जो कि अपने गार्ड से बोल रहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जो स्काई सेक्ट में फाइट हुई थी वो बहुत ही ग्रेट थी? वो गार्ड बोलता है कि मुझे लगता है कि जोंगू बहुत ही सच में बहुत ही स्ट्रांग है। फैंग डोचुन बोलता है कि हाँ जोंगू, उसके पास 7 ग्रेट सेक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पावर है। उसका गार्ड बोलता है क्या वो सच में इतना ग्रेट है? फैंग डोचुन बोलता है मुझे लगता है कि जो एडमेंटाइन सेक्ट इतना राइज कर रही है सब उसी की बदौलत है। अभी वो गार्ड बोलता है तो हमें उससे पीछा छुड़ाना होगा जिससे कि पहले वो स्ट्रांग बन जाए। और वो बोलता है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम किसी अनवांटेड पावरफुल टैलेंट को एसेसिनेट कर दें। फैंग डोचुन बोलता है क्या एसेसिनेट करें, लेकिन इसके बजाय तो मैं उसका हेल्प करना चाहूंगा। वो गार्ड बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं समझ नहीं पाया। फैंग डोचुन बोलता है तुम इडियट, क्या तुमने नहीं देखा लास्ट मीटिंग में क्या हुआ? ली होग्यूक और बाकी सारे सेक्ट के लीडर के रिलेशन पानी और तेल की तरफ है, और ये स्ट्रिंग नहीं होगा कि वो कभी भी फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा चाय मेंसियोल जो कि स्काई सेक्ट का लीडर है, वो थोड़ा नॉवल मैन की तरफ बिहेव करता है, लेकिन वो अंदर से एक चालाक डेविल है। इसलिए मुझे यकीन है कि जल्द ही एक बड़ी लड़ाई होगी। हम यहाँ अपना काम करते हुए 7 ग्रेट सेक्ट का सिविल वॉर देखने का आनंद ले सकते हैं। तभी सीन स्काई सेक्ट की तरफ शिफ्ट होता है। हम काय मेंसियोल की तरफ देखते हैं जो कि बहुत गुस्सा होता है और वो बोलता है कि आखिर किस तरीका का ह्यूमिलेशन था। तभी वो गार्ड उससे बोलता है कि मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो बोलता है कि वो बास्टर्ड जूहो म्योंग अगर उसने अपने भाई को मारा है तो एटलीस्ट उसे ये मैच को जीतना चाहिए था। वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से फुल था, आखिर उसने मेरे एक्सपेक्टेशन को कैसे धोखा दे दिया। इसलिए तो मैंने तुमसे बोला था कि उसके जैसे ड्रेस को कहीं से भी सड़क से उठा के मत लाओ। वो बोलता है कि उस बास्टर्ड को मार डालो, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यून बाहर से ये सारी बातें सुन रही होती है। हम देखते हैं कि वो सारे गार्ड जूहो म्योंग के कैबिन में चले जाते हैं, लेकिन जूहो म्योंग वहां पे नहीं होता है। वो बोलते हैं कि आखिर जूहो म्योंग कहाँ चला गया? क्या वो पैरालाइज नहीं हो गया था? वो तो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर सकता था। वो बोलते हैं कि अब हम बहुत ट्रबल में आ चुके हैं, हमें उसे जल्दी खोजना होगा, हमें उसे ढूंढ कर मारना होगा। तभी सीन एडमेंटाइन सेक्ट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ किम बहुत ही गुस्से में कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने कांगचुन आ जाता है और बोलता है कि हेलो अंकल चंगवान, गुड मॉर्निंग। वो गुस्से में उसके आगे निकल जाता है और बोलते हैं कि तुम मुझसे बात मत करो। कांगचुन बोलता है कि अंकल आखिर आप मुझसे गुस्सा क्यों है? मिस्टर किम बोलते हैं क्या तुम मुझसे पूछो क्योंकि तुम नहीं जानते? तभी वो हॉल में आ जाते हैं जहाँ जोंगो और मिस्टर ली बैठे होते हैं। तभी मिस्टर किम से बोलते हैं कि आखिर मिस्टर किम आपको यहाँ सुबह सुबह क्या खींच के लाया? तभी मिस्टर किम बहुत ही
गुस्से में बोलते हैं कि ये सब आप ही की वजह से हुआ, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट किया कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मिस्टर ली घबराते हुए बोलते हैं, क्या मेस? आखिर कहीं कोई वॉर चल रहा है क्या? और मिस्टर किम गुस्से में बोलते हैं, क्या मैंने आपसे नहीं बोला था कि सभी 7 ग्रेट सेक्ट हमारे ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं? लेकिन आप जूहो मिंग, जो कि रेजिंग फायर डिवीजन सेक्ट से था, रेजिंग फायर डिवीजन के स्काई सेक्ट से था, उसको आप ऐसे कैसे मार सकते हैं? और आप लोगों ने ये सारे काम सभी सेक्ट वालों के सामने किया। वो उससे घबराते हुए बोलते हैं कि इस बार मैं नहीं था जिसने ये किया, इस बार जोंगो था जो ये सारे काम ये सारे इस बार जोंगो था जिसने ये सब किया। तभी जोंगो आग में घी डालते हुए बोलता है, अगर मुझे अच्छे से याद है तो वहाँ पे हाबुक फेंग भी था। तभी मिस्टर किंग गुस्से में बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या आप लोग को लगता है कि हमारा सेक्ट उन सभी ग्रेट सेक्ट को डिफेंड कर सकता है? तभी जोंगो बोलता है कि हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, जो कि क्योंकि अभी 7 ग्रेट सेक्ट और हैबुक फेंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है। क्योंकि मैंने आग में तेल डाल दिया है तो फाइट श्योरली जल्दी ब्रेकआउट होगी। हम उन सब की फाइट को देखते हुए अपने सेक्ट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में किस किस चीज़ की कमी है, क्या मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।